वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अभी हम चेक करेंगे डी ऑर्बिटल्स में क्या होता है। जो डी ऑर्बिटल्स हैं दे आर डी जनरेटिव इन नेचर। जो डी ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल्स आर डी जनरेटिव इन नेचर। मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास 5 ऑर्बिटल हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर, ये पांचों के पांचों का जो एनर्जी लेवल है वो सेम है। ऑल 5 ऑफ देम आर सिमिलर एनर्जी लेवल। ये जो सेट है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ईजी सेट। और ये जो तीनों हैं इनको हम बोलते हैं T2G सेट। तो ये जो है तीन क्या है? नॉन एक्शियल हैं और ये दो एक्शियल हैं। तो इन प्रेजेंस ऑफ इन अगर आप अब डी ऑर्बिटल को एक्साइट करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फील्ड तो क्या होगा? इट विल स्प्लिट्स इनटू टू पार्ट। इसको बोलते हैं हम बैरी सेंटर। क्या बोलते हैं बेटे? बैरी सेंटर। तो ये स्प्लिट हो जाएगा। तो स्प्लिट होने पे क्या होगा? तो स्प्लिट होने पर ये दो डिफरेंट सेट्स पे टूट जाएगा। एक हो जाएगा नॉन एक्शियल सेट और एक हो जाएगा एक्शियल सेट्स। ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटीज है कि जो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग है वो इन्वर्टेड हो। ये जो आपको दिखाई गई है पिछले केस में, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। हो सके तो स्प्लिटिंग क्या होती है? स्प्लिटिंग कैन बी व्हाट? स्प्लिटिंग इज टेट्राहेड्रल आल्सो पॉसिबल। उसमें उल्टा हो जाएगा। क्या होगा उस केस में? T2G सेट ऊपर हो जाएगा, EG सेट नीचे हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट? दैट इज टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। क्या है ये? टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग है। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर है? क्लियर आपको ये बात? दिस इज टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग और इस केस में क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर? नेक्स्ट वो आपको बोल रहा है, वो बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ द कलर्ड आयंस। कह रहा मोस्ट ऑफ द कंपाउंड ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आर कलर्ड इन द सॉलिड स्टेट और इन द सोल्यूशन फेज। जो जितने भी ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड्स हैं, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो और चाहे वो सोल्यूशन फेज में हो, सबके सब क्या होते हैं? कलर्ड होते हैं। द कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर कलर्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द डी ऑर्बिटल्स। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स इन द एनर्जी लेवल। तो उससे होता क्या है कि एनर्जी एब्जॉर्ब करके जो लोअर लेवल से जो डी ऑर्बिटल है, जो लोअर लेवल डी ऑर्बिटल है, वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है जंप करके कहाँ चले जाता है? एक्साइट टू द हायर लेवल। तो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन जंप करता है। तो क्या होगा? यहाँ पे कह रहा है इन एन आइसोलेटेड एटम और आयन इन ए ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट all the 5 orbitals are of the same energy. They are said to be degenerative. क्या बोलेंगे उसको? इन सबको बोलेंगे degenerative है। क्या बेटे वो? degenerative. Under the influence of combining anion, कोई भी दूसरा बाहर से anion आएगा और an electron rich molecule, क्या होगा? These 5d orbital splits into 2 levels. The difference between the two energy level depend upon the nature of the combining ion. तो स्प्लिट होने पर क्या होगा? ये देखिए स्प्लिट हो गया 2 पार्ट में, ये देखिए स्प्लिट हो गया 2 पार्ट में। तो स्प्लिट होने पर क्या होगा? द इलेक्ट्रॉन विल एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द लोअर लेवल एंड गो टू द हायर लेवल। श्योर अबाउट दैट? इसको बोलेंगे DD ट्रांजिशन। क्या बोलेंगे? DD ट्रांजिशन। तो जो कलर यहाँ पर वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगा उसका कंप्लीमेंट्री कलर आपको नजर आएगा। अब क्या करें वहाँ पे? कह रहे द ट्रांजिशन एलिमेंट जो हो आपके पास
उनकी एलिमेंटल फॉर्म में या आयनिक फॉर्म में क्या है, वन और मोर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक या एक से ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन उनके किस पे होते हैं, उनके ऑर्बिटल्स में होते हैं। व्हेन विजिबल लाइट फॉल्स ऑन द सैंपल द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल गोट प्रोमोटेड टू द हायर एनर्जी लेवल। जो इलेक्ट्रॉन है एनर्जी एब्जॉर्ब करके लोअर लेवल से कहाँ चले जाता है, हायर लेवल एनर्जी लेवल पे ले जाएगा। जब वो हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा तो कंप्लीमेंट्री कलर सीन होगा ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन लाइट ऑफ ए कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ। तो वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगा। दिस वेवलेंथ ऑफ द एब्जॉर्बर डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू लेवल्स, कि जो आपके पास जो एनर्जी का लेवल का डिफरेंस आया है, देखिए हमने स्प्लिटिंग बताया ना आपको, तो जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस आया है उसके अकॉर्डिंग है रेस्ट ऑफ द एनर्जी गेट ट्रांसमिटेड। द ट्रांसमिटेड लाइट हैज ए कलर कंप्लीमेंट्री टू द एब्जॉर्ब लाइट। तो आपको क्या होगा, कंप्लीमेंट्री कलर मिल जाएगा। आर यू श्योर अबाउट दैट? तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है देयरफॉर द कंपाउंड और द सॉल्यूशन अपीयर्स टू बी कंप्लीटली कंप्लीमेंट्री कलर। तो जिस वेवलेंथ को हम एब्जॉर्ब करेंगे, सॉरी उस कंपाउंड वो जो एब्जॉर्ब होगा उसका कंप्लीमेंट्री कलर आपको नजर आएगा। क्लियर नहीं क्लियर? फॉर एग्जांपल कॉपर जो आयन है एब्जॉर्ब रेड रेडिएशन एंड अपीयर्स ब्लू ग्रीन, ठीक है, क्योंकि ब्लू ग्रीन क्या है, कंप्लीमेंट्री कलर टू द रेड है। हाइड्रेशन ऑफ कोबाल्ट 2+ आयन एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ब्लू ग्रीन एंड देयरफॉर अपीयर्स रेड इन सनलाइट। कोबाल्ट में उल्टा है, वो ब्लू ग्रीन को एब्जॉर्ब करेगा और रेड कलर का नजर आएगा। कह रहा है जो रिलेशनशिप बिटवीन कलर ऑफ द एब्जॉर्ब एंड दैट ऑफ ट्रांसमिटेड इज गिवन इन द टेबल। नेक्स्ट हम टेबल पढ़ते हैं। ये आप थोड़ा सा याद करने की शायद ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन एक बार इसको पढ़ लीजिए ताकि आपको याद रहे कि कौन सा कलर आपको नजर आएगा। अब क्या कह रहा है, कैसे होगा, कह रहा है जिनके पास कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होंगे, ट्रांजिशन मेटल विच हैव कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, वो कलरलेस होंगे। जैसे D10 है, ये देखिए जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है। इनमें क्या होगा, इन केसेस में क्या होगा, क्योंकि सारे ऑर्बिटल फिल्ड हैं तो नो डी ट्रांजिशन, क्योंकि सारे के सारे पांचों ऑर्बिटल फिल्ड अप है। क्लियर? ऐसी स्कैंडियम 3+ में क्या होगा, 0 है। देखिए स्कैंडियम 3+ में क्या है, 0 है, तो कलरलेस है ये। टाइटेनियम 3+ में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये पर्पल कलर का है। टाइटेनियम 4+ में 0 आ गया तो कलरलेस हो गया। तो टाइटेनियम 3+ कलर्ड है, लेकिन टाइटेनियम 4+ क्या है, कलरलेस है। तो जहाँ D0 या D10 होगा, याद रखिएगा D0 और D10 क्या होंगे, कलरलेस। क्या होंगे ये, कलरलेस होंगे। वेनेडियम 3+ जो है वो ग्रीन कलर का है। क्रोमियम 3+ वॉयलेट कलर का है। मैंगनीज 2+ का लाइट पिंक होता है। तो ये आपको एज ए स्टूडेंट पता होना चाहिए। देखिए आपने अभी भी देखा है मैंगनीज +2 क्या था आपका, लाइट पिंक था। मैंगनीज 3+ क्या हो जाएगा, मैंगनीज 3+ आपका हो जाएगा क्या, मैंगनीज 3+ इज वॉयलेट इन कलर। क्या हो जाएगा, वॉयलेट इन कलर। 2+ क्या होगा, लाइट पिंक, और +3 क्या होगा, वॉयलेट इन कलर। ऐसे ही क्या होगा, Fe2+ क्या है, ग्रीन, लेकिन Fe3+ क्या है, येलो। कोबाल्ट 3+ क्या है, पिंक, ठीक है ना। निकल 2+ क्या है, तो ग्रीन। कॉपर 2+ ब्लू। लेकिन ये देखिए ये जो कलर है इस बात पर भी डिपेंड करेंगे दूसरा जो लीगेंड लगा, जो अनायन या लीगेंड साथ में लगा हुआ है उसका नेचर क्या है। श्योर अबाउट दैट? तो ये पक्का यही कलर नहीं है, ये नॉर्मल कलर है जब वाटर एज ए लीगेंड है। क्या बेटे, जब वाटर एज ए लीगेंड है। कॉपर +1 कलरलेस होता है और जिंक 2+ भी कलरलेस है, क्योंकि कॉपर +1 भी D10 है और जिंक भी D10 है। तो D10 वाले केस में क्या होगा, नो डी ट्रांजिशन अकर। क्या होगा, नो डी ट्रांजिशन भी लगकर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। पीछे बोहर मैग्नेटो आ जाएगा, तो N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, अब चेक करते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। द पैरामैग्नेटिक फर्स्ट इंक्रीजेज in any transition series and then decreases. The maximum paramagnetic is seen in middle of the series.
द पैरामैग्नेटिज्म इज डिस्क्राइब्ड बाय बोहर मैग्नेटो यूनिट। देखिए बोहर मैग्नेटो यूनिट इसमें होगी। द पैरामैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ सम कॉमन आयन इज गिवन इन द टेबल। देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है, कह रहा है मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड शो पैरामैग्नेटिज्म कैरेक्टर। रीज़न क्या है, रीज़न है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए आपके पास आयरन है, तो आयरन में क्या है 3d6 4s2, तो क्या हो गया इसमें, इस केस में आपके पास d ऑर्बिटल में क्या होगा, एक पेयरिंग में होंगे और 4 अनपेयर्ड होंगे, क्योंकि 4s2 तो पेयर में है। तो n की वैल्यू 4 आ गई बिकॉज 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। तो आंसर क्या आ गया 4 4 + 2, आंसर आ गया 24 बोहर मैग्नेटो। तो ये एटम की बात है। ऐसे ही आयंस में डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो ए सब्सटेंस विच अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। द सब्सटेंस विच इज रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। Paramagnetism is due to the presence of unpaired electron in atoms or ions. The magnetic moment of any transition element or compound is given by this formula. तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या होता है, दो रीजन से मैग्नेटिज्म होती है। वन इज कॉल्ड स्पिन मूवमेंट, अदर इज कॉल्ड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। तो याद रखिए जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट है वो हैवियर एलिमेंट में ज़्यादा रहेगी। हमेशा जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, कैलकुलेशन हमेशा करेंगे स्पिन ओनली वैल्यू से। ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिज्म इज ऑलवेज स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ द कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मूवमेंट। उसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न बेटे ये होता है क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन में ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट भी काउंट होता है, लेकिन जब हम कैलकुलेशन में कहते हैं तो सिर्फ क्या करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर को ही यहाँ पर टेकन इनटू कंसिडरेशन करते हैं। आपको फॉर्मूला तो मालूम ही है इसका, √n+2 बोहर मैग्नेटो है। यहाँ पर n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो आप चेक कर दीजिए, जैसे d1 है 1 पुट कीजिए तो आंसर आ गया 1/3। d2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन में पुट कीजिए, आंसर इतना आ देगा 2.84। अब देखिए ऑब्जर्व वैल्यू हल्की सी ज़्यादा है, यस और नो। तो ऑब्जर्व वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा क्यों है, observed value is more due to the fact that in calculation we take only unpaired electron, but in case of observation what happens, orbital movement is also taken into account. कैलकुलेशन में क्या लेते हैं हम, कैलकुलेशन में हम लेते हैं स्पिन ओनली वैल्यूज। क्या लेते हैं, स्पिन ओनली वैल्यूज। और जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है उसमें क्या होता है, उसमें होता है स्पिन प्लस ऑर्बिटल वैल्यूज बोथ, ऑर्बिटल मूवमेंट आल्सो। इसलिए आप चेक कीजिए हल्का सा ज़्यादा होगा। आर यू श्योर अबाउट दैट। तो ये पॉइंट आपको अच्छे ढंग से समझना है। वो क्या बोल रहा है, जैसे Mn2+ में क्या है, Mn2+ के अंदर आपके पास क्या है, देखिए Mn2+ के अंदर आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन पेड है, तो यू विल गेट दैट वैल्यू। लेकिन देखिए ऑब्जर्वेशन में वैल्यू थोड़ी सी हाई आएगी। ये देखिए Fe2+ है D6, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन पेड है 4 पॉइंट, देखिए ऑब्जर्व वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है। तो यू विल ऑलवेज सी दैट ऑब्जर्व वैल्यू इज लिटिल बिट हाइयर ड्यू टू द फैक्ट दैट इन कैलकुलेशन वी टेक ओनली स्पिन ओनली वैल्यूज। देखिए D10 है तो 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। In d orbital belonging to a particular energy level, there can be maximum 5 unpaired electron. Therefore, paramagnetism of any transition series first increases and then decreases after that. क्या बेटे, तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर में लेकिन डिफरेंट आयंस की डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। ये पॉइंट आपके वो अच्छे ढंग से समझ। नेक्स्ट जो है बेटे वो आपके पास है फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन। जो कॉम्प्लेक्स आयन है उसकी फॉर्मेशन है यहाँ पे। वो कह रहा है ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर आयंस शो स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। कारण क्या होता है, द कैटायन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक फ्रॉम कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म विद
मॉलिक्यूल कंटेनिंग वन और मोर लोन पेयर, जिनके पास या तो देने के लिए लोन पेयर हो या पाई क्लाउड हो, उनके साथ क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। सेंट्रल मेटल एटम होता है, सेंट्रल मेटल एटम के वीकेंड ऑर्बिटल्स में लीगेंड्स अपने या बेस जो है अपने लोन पेयर डोनेट कर देते हैं। क्लियर। तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, स्मॉल साइज एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वीकेंड डी ऑर्बिटल्स ऑफ द सूटेबल एनर्जी लेवल। तो ये सब हैं, अवेलेबल हैं। इसी वजह से क्या होता है, तो याद रखिए, ट्रांजिशन मेटल फॉर्म्स मैनी एंड मैनी कॉम्प्लेक्सेस, हजारों कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और उसकी दो ही वजह हैं, स्मॉल साइज, हाई न्यूक्लियर चार्ज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वीकेंड ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड है वो बनाएंगे। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड मतलब क्या होता है कि जो मेटल के में वॉइड्स हैं और मेटल में जो वैकेंसीज हैं, उन वैकेंसीज को जो स्मॉलर एटम है आके फिलअप कर देंगे। तो आइए पढ़ते हैं। कह रहा है जो स्मॉलर एटम होते हैं, जैसे बोरोन है, कार्बन है, बेरी, ठीक है, और आपके पास नाइट्रोजन है, दे कैन बी इजिली फिल्ड इन द वॉइड्स अवेलेबल ऑन द मेटल सर्फेसिस। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है ट्रांजिशन मेटल फॉर्म्स ए फ्यू इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स विद एलिमेंट्स हैविंग small atomic radii such as hydrogen, boron, carbon and nitrogen. The small atom of these elements get entrapped in between the voids called interstices of the metal lattice. Some characteristics of the interstitial compounds are that they are non-stoichiometric, कोई fixed formula नहीं होता, and cannot be given definite formula, और इनका कोई definite formula भी नहीं है। These compounds show essentially the same chemical properties as the parent metals. इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वैसी रहती हैं जैसे पेरेंट एलिमेंट की होती है, बट दे डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज डेंसिटी एंड हार्डनेस। जो डेंसिटी और हार्डनेस है वो बढ़ जाती है। स्टील एंड कास्ट आयरन आर हार्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड विद कार्बन एंड बोरोन। सम नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स ऑफ वेनेडियम, इसकी वेलेडियम सीनेलाइन लिखा हुआ है VSC 0.92, और आयरन और टाइटेनियम नाइट्राइड, ये नोन है। उसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न ये भी होता है कि वेनेडियम है, आयरन है, टाइटेनियम है, दे कैन शो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट आल्सो। तो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट होने की वजह से क्या होता है, ठीक है, दे कैन फॉर्म नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कह रहे हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर हार्ड, क्या होते हैं ये, हार्ड होते हैं एंड डेंस होते हैं। दिस इज बिकॉज स्मॉलर एटम्स ऑफ लाइटर एलिमेंट्स ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल वॉइड्स लीडिंग टू द मोर क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर। ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन द स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड ऑल्सो इंक्रीजेस। जो मेटेलिक बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ भी क्या होती है, बढ़ जाती है। आर यू श्योर अबाउट दैट। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, दैट ट्रांजिशन मेटल्स आर एबल टू फॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, कह रहा है कैटलिटिक प्रॉपर्टीज। तो कैटलिटिक प्रॉपर्टी की वजह क्या है, कह रहा है मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स पर्टिकुलरली ऑक्साइड्स हैव ए वेरी गुड कैटलिटिक प्रॉपर्टीज। प्लेटिनम, आयरन, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, निकल आर वेरी इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट। प्लेटिनम इज ए जनरली कैटलिस्ट। Nickel powder is good catalyst for hydrogenation of unsaturated compounds such as hydrogenation of oil are very typical industrial catalyst. जो वेनेडियम पेंटॉक्साइड है, it is used in the contact process of manufacturing of sulfuric acid. Finally divided iron है, वो हैवर प्रोसेस में यूज होता है। क्लियर नहीं क्लियर। प्लेटिनम है, निकल है, ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज होने वाले हैं। तो ये अच्छे तरह से क्यों कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, वाई दे आर वेरी गुड कैटलिस्ट, इतने अच्छे कैटलिस्ट क्यों होते हैं। रीज़न क्या है, रीज़न ये है इसका, दैट दे हैव प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, दे हैव टेंडेंसी टू एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट
they have tendency to form intermediate with the reactants, the presence of defects in their crystal lattice. All these properties are very very important. ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं। इनके पास क्योंकि वेकेंट डी ऑर्बिटल हैं, वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट है, इंटरमीडिएट बना सकते हैं, और प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स होते हैं। जहाँ वॉइड्स हैं वहाँ डिफेक्ट्स भी होंगे, याद रखिएगा इस बात को। तो ये सब बातें कंबाइन करके होता क्या है, हम कह सकते हैं ट्रांजिशन मेटल्स आर एबल टू फॉर्म और एबल टू एक्ट एज वेरी गुड कैटलिस्ट। नेक्स्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट दे आर एबल टू फॉर्म सो मेनी अलॉयज। जितने भी अलॉयज हैं उन सब में कहीं ना कहीं ट्रांजिशन मेटल ही इन्वॉल्व होता है। कह रहे अलॉय फॉर्मेशन में कह रहे हैं ट्रांजिशन मेटल फॉर्म्स अलॉयज अमंग देमसेल्व्स। द अलॉय ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर हार्ड एंड their melting point is very high as compared to the host metal. Various steels of alloys of irons with chromium, vanadium, molybdenum, tungsten can be prepared. तो उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि इनकी एटॉमिक साइज बराबर ही होते हैं लगभग। द एटॉमिक रेडियस ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स इन एनी सीरीज आर नॉट मच डिफरेंस। एज a result they can easily replace each other or they can easily overlap each other. तो their solid solution has a very, you can say, appreciable composition. ठीक है, एक सिमेट्रिकल कंपोजिशन हो जाती है। सो वो सॉल्यूशन ऑन सॉलिडिफिकेशन बिकम्स व्हाट, अलॉयज, बिकम्स व्हाट, अलॉयज। क्लियर। और एक तो अलॉयज की जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो आपने अच्छे ढंग से याद करनी है। ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पूरा केमिकल रिएक्टिविटी। तो कह रहा है द डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव लेस टेंडेंसी टू रिएक्ट एज कंपेयर टू एस ब्लॉक बिकॉज दे हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, लो हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड हाई हीट ऑफ सब्लिमेशन। ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी हैं? ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हाई हीट ऑफ आयोनाइजेशन, लो हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड वेरी हाई हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो इन तीनों को कंबाइन करके देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको कि रिएक्टिविटी लो है। रिएक्टिविटी क्या है यहाँ पे? अब हम बड़ा इंटरेस्टिंग कंपाउंड पढ़ाएंगे। कंपाउंड का नाम है पोटाशियम डाइक्रोमेट। क्या नाम है? पोटाशियम डाइक्रोमेट। इन केस ऑफ पोटाशियम K2Cr2O7, देखिए जो डाइक्रोमेट आयन है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डाइक्रोमेट आयन, ये कलर है इसका, देखिए ऑरेंज कलर है इसका। ठीक है, ये दिस इज द कलर ऑफ डाइक्रोमेट आयन। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द ओर कॉल्ड क्रोमेट और फेरोक्रोम। इसकी कंपोजिशन क्या है? FeOCr2O3। तो जब आप FeOCr2O3 को ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये बन जाता है मिक्सचर ऑफ Fe2O3 एंड Cr2O3। फिर आप Cr2O3 को ट्रीट करते हैं विद सोडियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू येलो कलर्ड सोडियम कार्बोनेट। सोडियम क्रोमेट का जो कलर है वो येलो होता है, ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। फिर करते हैं, जो सोडियम क्रोमेट है उसको हम ट्रीट करते हैं विद H2SO4, इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू सोडियम कार्बोनेट। जो सोडियम कार्बोनेट है उसका कलर ऑरेंज होता है। फिर जो सोडियम डाइक्रोमेट है उसको हम पोटाशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करते हैं। रीजन क्या होता है? सोडियम डाइक्रोमेट इज हाईली सॉल्युबल, पोटाशियम डाइक्रोमेट इज नॉट सो सॉल्युबल। तो सोडियम डाइक्रोमेट को ट्रीट करें KCl से तो K2Cr2O3 का क्रिस्टलाइज आउट हो जाता है बाहर। उसको वॉशिंग करके अच्छे ढंग से सुखा लेते हैं तो वी हैव ए ब्राइट क्रिस्टल्स ऑफ डाइक्रोमेट्स आर प्रेजेंट देयर। तो कह रहा है ऑरेंज रेड क्रिस्टल्स होते हैं, moderately soluble in cold water but free soluble, highly soluble in hot water. This should be very much known to you. ये डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर है। अब इसको हम दोबारा से एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन एज ए स्टूडेंट आपको मालूम होना चाहिए। आर यू श्योर अबाउट दैट? एक चीज याद रखिए, क्रोमेट में और डाइक्रोमेट में दोनों केसेस में जो क्रोमियम है वो +6 में ही रहेगा। देयर विल बी नो चेंज इन दी
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम वेदर इन क्रोमेट और इन डाइक्रोमेट। देखिए यहाँ पर आपके पास ये देखिए डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर है और यहाँ पर क्या है, यहाँ स्ट्रक्चर है आपके पास क्रोमेट आयन का, डाइक्रोमेट आयन, और ये क्या है क्रोमेट आयन। इन बोथ द केसेस क्रोमियम इन +6। आप एंगल याद रखिए, ये एंगल 120 का है, दोनों क्रोमियम है वो sp3 है। यहाँ रखिए ये भी sp3 है क्रोमियम, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है। तो ऑल द एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज। आप यहाँ पे चेक कीजिए, जो ब्रिज वाला Cr ऑक्सीजन बॉन्ड है वो लेंथी है 179 का, लेकिन जो टर्मिनल बॉन्ड है वो है 163 पिकोमीटर, 163। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए यहाँ पर। आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, फिर दोबारा से एक बार चेक कर लीजिए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट आयन। जो क्रोमियम है यहाँ पर आपके पास क्या है, क्रोमियम हियर इन दिस केस विल बी sp3। यहाँ भी क्रोमियम क्या है, sp3 है। तो ये दो टेट्राहेड्रल यूनिट हैं जो एक ऑक्सीजन को यहाँ पर क्या कर रखे हैं उन्होंने, ठीक कॉमन। चेक कीजिए ध्यान से, ठीक है नहीं, आर यू श्योर अबाउट दैट। आप स्ट्रक्चर को दोबारा चेक करिए, दो टेट्राहेड्रल यूनिट हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसमें एक ऑक्सीजन क्या है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर कॉमन है, देखिए यहाँ पे, यस और नो। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो डाइक्रोमेट जो आपकी यूनिट है उसमें क्या है, दो यूनिट्स जो हैं दे आर ज्वाइंट टुगेदर, दे आर व्हाट, ज्वाइंट टुगेदर। अब देखिए पहला क्या है, पहला है यहाँ पे एक्शन ऑफ द हीट। कह रहा है जब इसको हीट किया जाएगा इट डिकम्पोजेस टू क्रोमेट, तो जो डाइक्रोमेट है वो क्रोमेट बन जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, एक्शन ऑफ द एल्कलीज, जब बेस से ट्रीट किया क्या होगा, क्रोमेट, ठीक है। जो डाइक्रोमेट है वो क्रोमेट बन जाएगा और जो डाइक्रोमेट है वो वापस डाइक्रोमेट बन जाएगा, जो क्रोमेट है वो डाइक्रोमेट बन जाएगा बाय यूज ऑफ एसिड। यहाँ पे आना चाहिए K2CrO4। तो एक चीज़ और आपने याद रखनी है, डाइक्रोमेट जो सोल्यूशन है वो इक्विलिब्रियम में होता है विद द क्रोमेट एट pH4 pH4 पर दो यूनिट, ये ऑरेंज कलर की है, ये रेड कलर, ऑरेंज पे क्रोमेट है, येलो ऑरेंज पे डाइक्रोमेट है, येलो पर क्रोमेट है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि कोल्ड कंडीशन में आपको बनेगा CrO3, लेकिन जब हॉट कंडीशन है विद Cr2SO4 और ऑक्सीजन की लिबरेशन होगी, तो कोल्ड कंडीशन में you will have formation of CrO3, but in case of what, but in case of hot condition you will have formation of CSO, क्रोमियम सल्फेट। तो हॉट में बन रहा है क्रोमियम ऑक्साइड, दूसरे में बन रहा है क्रोमियम सल्फेट। एक इंपॉर्टेंट बात और आपको समझनी है, जो क्रोमियम का CrO3 है और जो MnO7 है, ये ऐसे दो ऑक्साइड्स हैं, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे CrO3 और Mn2O7, ये ऐसे मेटालिक ऑक्साइड हैं जो एसिडिक इन नेचर के हैं। ऑल द मेटालिक ऑक्साइड्स जनरली क्या होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर, लेकिन जो CrO3 है और जो Mn2O7 है, ये बड़ा ही इनका इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, ये एसिडिक ऑक्साइड है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, दीज आर व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डाइक्रोमेट। तो जो डाइक्रोमेट है वो बहुत ही एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 इट फर्निश 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ आपको 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो बात समझनी है, तो क्या कर रहा है यहाँ पे वो, जो ये ऑक्सीजन की जो ये नेसेंट ऑक्सीजन मिल रही है, क्या मिल रही है, जो नेसेंट ऑक्सीजन, दैट इज़ द मेन इम्पोर्टेंस, यही है मेन वजह इसके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की। तो क्या करती है, ये आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा, जो फेरिक आयन है उसको फेरस में कन्वर्ट कर देगा, जो सल्फाइड है उसको सल्फर में,
और जो नाइट्राइट है उसको नाइट्रेट में, और जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसको किसमें, उसको सल्फेट में, और अल्कोहल को एल्डिहाइड में या फिर एसिड में। तो डाइक्रोमेट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये इक्वेशंस हैं, ये आपने अच्छे ढंग से पढ़ लेनी है और इनको आपने मेमोराइज करना है। आर यू श्योर अबाउट दैट? अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में क्या होगा आपके पास, when heated with concentrated HCl or with a chloride in presence of sulfuric acid, रेडिश ब्राउन कलर के जो वेपर होंगे Cr2OCl2 के, ये मिलेंगे। ये जो रिएक्शन है ये है डिटेक्शन ऑफ क्लोराइड आयन क्वालिटी। सिर्फ जो AgCl है या फिर Hg2Cl2 है या फिर SbCl3, ऐसे क्लोराइड हैं, इन तीनों को छोड़कर बाकी सभी के सभी जो क्लोराइड हैं आपके ये टेस्ट देंगे, इसलिए याद रखना है आपको। ठीक है बेटे। जो क्रोमाइल क्लोराइड यहाँ प्रोड्यूस होगा, जो ब्राउन वेपर्स आएंगे, उन ब्राउन वेपर्स को आप पास कीजिए NaOH के साथ, तो येलो कलर का सोल्यूशन मिल जाएगा आपको सोडियम क्रोमेट का। वो जो सोडियम क्रोमेट है, अगर उसमें आप लेड आयंस पास करवाएंगे तो येलो कलर का PPT, लेड क्रोमेट का PbCrO4 का येलो PPT नीचे बैठ जाएगा। ठीक है ना। तो अब क्या है, यूज ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट। कह रहा है इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस फॉर द एस्टिमेशन ऑफ Fe2+ एंड आयोडाइड आयन। तो दूसरा क्या आता है, क्रोम टैनिंग इन लेदर इंडस्ट्री। और तीसरा क्या है, फोटोग्राफी एंड इन हार्डनिंग जिलेटिन फिल्म। ये जो तीन जो हैं यूजेस हैं पोटाशियम डाइक्रोमेट के हैं, जो आपने अच्छे ढंग से पढ़ने हैं। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऑफ Fe2+ आयन, क्रोम टैनिंग इन लेदर इंडस्ट्री एंड हार्डनिंग ऑफ द जिलेटिन फिल्म्स। जो नेक्स्ट कंपाउंड है बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है पोटाशियम परमैंगनेट। क्या है, पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4। ये आपके पास पर्पल कलर का कंपाउंड है। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल पायरोलोसाइड। द प्रिपरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। पहले स्टेप में क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ MnO2 टू पोटाशियम मैंगनेट। जो पोटाशियम मैंगनेट है वो ग्रीन कलर का होगा। तो इसमें क्या होता है, जो MnO2 है इट इज़ फ्यूज विद QH। फ्यूज मतलब मेल्ट की जाती है उसके साथ, और ट्रांसफॉर्म इनटू पोटाशियम परमैंगनेट। अब उसका ऑक्सीडेशन जो है दो तरीके से पॉसिबल है, केमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक। तो आपकी मर्जी है, चाहे ये फर्स्ट मेथड है, ये सेकेंड मेथड है। तो जो सेकंड मेथड है वो पॉपुलर है, पहले वो देख लेते हैं। कह रहे जब मैंगनेट सोल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन द आयरन इलेक्ट्रोड, द ऑक्सीजन इवॉल्व्ड एट एनोड कन्वर्ट्स मैंगनेट इनटू परमैंगनेट। तो जो याद रखिए, जो मैंगनेट है उसमें मैंगनीज +6 में है, और जो परमैंगनेट है उसमें जो है आपके पास +7 में है मैंगनीज। तो ये इंपॉर्टेंस है, आपने जो चीज़ रखनी है। ठीक है। दूसरा क्या है, केमिकल ऑक्सीडेशन। कह रहा है K2MnO4 इज ऑक्सीडाइज्ड बाय बबलिंग CO2 और क्लोरीन गैस और ओजोन। तो उसमें क्या होगा, तो आपके पास क्या आएगा, यू विल गेट द पोटाशियम परमैंगनेट। जो कलर चेंज से मालूम पड़ जाएगा, जो कलर है वो ग्रीन से क्या चले जाएगा, पर्पल में। किस चले जाएगा बड़े, पर्पल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये, अच्छे स्टेप याद कर लीजिएगा। कह रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट। कह रहा है पोटाशियम परमैंगनेट एग्जिस्ट एज ए डीप पर्पल प्रिज्म, moderately soluble in water at room temperature, and its solubility of the water increases with the increase in temperature। दोनों केस में क्या है, जो टेट्राहेड्रल यूनिट है, क्या बेटा ये टेट्राहेड्रल यूनिट है। तो टेट्राहेड्रल यूनिट की वजह से क्या है, ये टेट्राहेड्रल यूनिट है। क्या बेटा ये टेट्राहेड्रल यूनिट है यहाँ पे। तो टेट्राहेड्रल यूनिट में आप इसको D3S भी लिख सकते हैं, क्योंकि D ऑर्बिटल इन्वॉल्व है इसमें। तो चाहे कुछ जो हैं लोग sp3 बोलते हैं, लेकिन कहीं कहीं D3S भी लिखा हुआ है। तो D3S और sp3
दोनों ही एक्सेप्टेबल वैल्यूज़ हैं, लेकिन ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो देखिए क्या है यहाँ पर, पहला है एक्शन ऑफ हीट। तो एक्शन ऑफ हीट में आप क्या देखेंगे कि अगर आप KMnO4 को हीट करते हैं तो ये +7 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, MnO4 2 नेगेटिव +6 में, और MnO2 में, जहाँ ये +4 में, तो +7 +4 में और +6 में चला गया। तो ये क्या है, ये एक, ठीक है जी। तो आप डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन में यहाँ पे चले गया, ठीक है बेटे, क्लियर है, क्लियर। तो ये पॉइंट आपको समझना है। डिस्प्रपोर्शनेट खैर नहीं है, सॉरी ये डिस्प्रपोर्शनेट नहीं है, क्योंकि दोनों ऑक्सीडेशन में होगा, ठीक है। आर यू श्योर अबाउट दैट? नेक्स्ट जो आपको चीज़ समझनी है वो क्या समझना है यहाँ पर, एक्शन ऑफ H2SO4। जो H2SO4 अगर कोल्ड में है तो बनेगा Mn2O3, लेकिन अगर है हॉट H2SO4 तो डायरेक्ट बनेगा O2। ये पॉइंट आपको यहाँ पर समझना है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, KMnO4 ऑन हीटिंग गिव्स यू मैंगनेट एंड MnO2। तो ये डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन नहीं है, डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन नहीं है। आर यू श्योर अबाउट दैट? ये नॉर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब देखिए क्या नेक्स्ट क्या रहा है, जो KMnO4 है वो बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या करेगा ये, क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल मीडियम के अंदर भी, बेसिक मीडियम के अंदर भी, और आपका जो आएगा एसिडिक मीडियम, इन तीनों में ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तीनों में क्या है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर है, क्लियर। जैसे न्यूट्रल मीडियम में क्या होगा, इट एक्ट एज ए मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और 3 ऑक्सीजन मिल रहा है आपको, ठीक है। तो जैसे ये आपका सम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इन न्यूट्रल मीडियम में क्या आ रही है आपके पास, जो सल्फाइड आयन है वो सल्फर बन रहा है, जो थायोसल्फेट आयन है यहाँ पे वो सल्फेट आयन बन रहा है। स्ट्रॉन्ग एल्कली मीडियम में क्या हो रहा है, यहाँ देखिए, तो यहाँ पर ऑक्सीजन निकल रही है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आयोडाइड जो है वो क्या बन रहा है यहाँ पे, आयोडेट। क्या बन रहा है यहाँ पे, आयोडेट। तो -1 से जो आयोडीन है कहाँ चले गई है, वहाँ पे आपके पास वो चले गई है +5 में, तो 6 इलेक्ट्रॉन लॉस की हैं। एसिडिक मीडियम में क्या हो रहा है यहाँ पे, Mn7 Mn2+ बन जाता है, बहुत हाई। तो एसिडिक मीडियम में आपके पास क्या है, एसिडिक मीडियम में जो Mn+7 है वो +2 बन रहा है। न्यूट्रल मीडियम में +7 से +4 बन रहा है, और स्ट्रॉन्ग बेस में, स्ट्रॉन्ग एल्कली मीडियम में +7 से क्या बन रहा है, वो +6 बन रहा है। तो ये हमारे पास चेंजेस हैं जो आपने चेक करने हैं। फिर जो सल्फाइड है वो सल्फर में बन रहा है, ठीक है बेटे। जो SO2 है वो सल्फेट बन रहा है, क्लियर आपको ये बात। जो नाइट्राइट है वो नाइट्रेट बन रहा है, ऑक्जेलिक एसिड CO2 बन रहा है, फेरस फेरिक बन रहा है, और आयोडाइड जो है वो यहाँ पर आपके पास, अगर, हाँ ये इम्पॉर्टेंट बात है कि ये, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एसिडिक मीडियम में आयोडाइड से क्या बनेगा यहाँ पे, आयोडीन, लेकिन बेसिक मीडियम में बनेगा आयोडाइड से आयोडेट। तो ये बेसिक फ़र्क है, ये 2 इक्वेशन है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये जिसको मैंने लिखा है यहाँ पे B, ये इक्वेशन नंबर B, और ये देखिए ये इक्वेशन नंबर A। ये दोनों इक्वेशन को आप चेक कर लीजिए, वो आपकी बेसिक मीडियम में है और ये हमारी कहाँ बेटे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपने चेक करना है। तो एक केस में यहाँ पर आयोडीन ने 6 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, यहाँ पर आयोडाइड ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है बेटे। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है यहाँ पे, जो Mn पर मैंगनेट आयन है वो मैंगनेट बन रहा है और मीडियम जो है आपका बेसिक होगा, तो ई नॉट वैल्यू है 0.56। लेकिन जो पर मैंगनेट है अगर वो न्यूट्रल मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग कर रहा है तो ई नॉट वैल्यू है 1.69, और पर मैंगनेट एसिडिक मीडियम में Mn2+ बन रहा है, ई नॉट वैल्यू है 1+52। ये वैल्यूज़ आपने अच्छे ढंग से याद रखनी है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।